विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह कौन था? एपिसोड 7। कहानी देवजीत मलिक और दीपांकर मित्रा। दीपांकर मित्रा प्रस्तुति दीपांकर मित्रा। मुख्य कलाकार कल्पना शिंदे एवं अन्य। पहली बार अपने उसूलों से हटकर मैंने फैसला किया। कभी कभी जिंदगी की कड़वी सच्चाई कानून, सबूत, हालात इन सब से परे होती है। इस बात का एहसास मुझे पहली बार हुआ। मुझे जो राइट लगा मैंने किया। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। मैं हूं दीपांकर मित्रा, एक साधारण आदमी जो छोटे से शहर से बड़े सपनों के साथ मुंबई आया था। कुछ सपने पूरे भी हुए, पर जब लगा कि अब जीवन को खुशियों से और भर दूं, तब मैंने एक ऐसी गलती कर दी जो मेरी जिंदगी का मोड़ बन गई। मैंने शादी कर ली। अब ये नहीं कहूंगा कि शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जैसा लोग कहते हैं, अगर अच्छी पत्नी मिल जाए तो जीवन राजा जैसा हो जाता है, और अगर बुरी पत्नी मिल जाए तो इंसान पूरी जिंदगी कवि बनकर दर्द लिखता रह जाता है। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी जिंदगी अब एक ऐसी कविता बन गई है जिसका कवि मैं ही हूं। मेरी पत्नी ने मुझे कभी दिल से चाहा ही नहीं। उसके मन में कोई और बस चुका था, और जब उस औरत ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, ऐसा इल्जाम जिसे मैंने कभी किया ही नहीं, उस दिन से मेरे भीतर बदले की आग जलने लगी। मैं चाहता था उन सबको वही दर्द देना जो मैंने पिछले 7 सालों में सहा था। वो दर्द जो किसी को दिखता नहीं पर इंसान को ताउम्र तड़पाता है। वही जख्म जो मुझे मिले थे, मैं उन्हें लौटाना चाहता था। हाँ, मैं जानता हूं कि बदले की आग अंत में उसी को जलाती है जिसके दिल में वो सुलगती है, लेकिन मैं इस आग को अपने सीने में जलने देना चाहता था, क्योंकि जिसे पहले ही जलाया जा चुका हो उसे ये आग और क्या जलाएगी। मैं तो पहले ही जल चुका हूं। रुद्रनाथ, तुम्हें याद है जब हम अमृतसर में मिले थे? वह शाम कुछ ऐसी गुजरी थी जैसे बरसों बाद 2 पुराने दोस्त अचानक टकरा गए हों। मैं वहां एक खास मकसद से गया था। मैं किसी को ढूंढ रहा था। जिसे ढूंढने आया था वह तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम मिल गए, और उसी पल से मेरे भीतर यह कहानी लिखने का जुनून जग गया। तुमने बताया था कि कैसे तुम्हारी जवानी में तुम कुछ गुप्त मिशनों का हिस्सा बने जिनके बारे में तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। वहीं से मैंने अपनी शुरुआत की। मैं देवजीत को नहीं जानता था, लेकिन पता चला कि वह कनाडा में बस गया है। तब मैंने कनाडा और वहां की पीआर की प्रक्रिया पर गहराई से अध्ययन शुरू किया। इसी दौरान मुझे डोमिनिकन रिपब्लिक का पता चला, जो थोड़े से अमेरिकी डॉलर के निवेश पर 6 महीने से भी कम समय में नागरिकता दे देता है। भारत छोड़ने से पहले मैं 4 साल वडोदरा में रहा और वहीं एक कनाडियन कंपनी में नौकरी की, ताकि मुझे कनाडा के नियम और कानून समझ आ सके। जब सब सीख लिया, तब कंपनी छोड़कर कोचीन, केरल चला गया, इस मकसद से कि पहले यूनाइटेड किंगडम जाऊं और वहां से डोमिनिकन रिपब्लिक। वहीं से मेरी कहानी ने असली उड़ान भरी। केरल से निकलकर मैंने स्कॉटलैंड के सिटी कॉलेज ऑफ ग्लासगो में नौकरी ज्वाइन की, और फिर पूरा जोर लगाकर 1 साल में ही ग्लासगो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। वहां से काम के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमने लगा, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा डोमिनिकन रिपब्लिक पर ही रहा। लगभग 1.5 साल पहले मैंने निवेश कर उनकी नागरिकता के लिए आवेदन किया, और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि 3 महीने में ही पासपोर्ट मिल गया। मैंने यूके छोड़ दिया और भारत में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अखबार में छपवा दिया, ताकि सबको लगे मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। असल में मैं भारत के लिए मर चुका था, लेकिन अब एक डोमिनिकन नागरिक की तरह जिंदा था। वडोदरा में रहते हुए मैं 2 बार टोरंटो कनाडा गया था कॉलेज की ट्रिप्स पर। वहीं मेरी मुलाकात देवजीत से हुई। तब जाना कि वह भी मेरी ही तरह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी और उसे तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया था। उसके पास अथाह दौलत थी और मेरे पास दिमाग। हमने मिलकर योजना बनाई, डोमिनिकन नागरिकता लेंगे
भारतीय पासपोर्ट छोड़ देंगे और फिर कनाडा की पीआर लेंगे। कनाडा में किसी का अतीत नहीं पूछा जाता, वे कागजों पर भरोसा करते हैं। योजना के अनुसार सब हुआ। अब वक्त था उन लोगों को वहीं झक्म देने का जो हमें मिले थे। मैं भारत लौटा, एक पर्यटक और एक साधक की तरह। वहीं रहकर मैंने सभी किरदार जुटाए। स्कूल ड्राइवर और उसका नौकर, अपर्णा के घर की नेपाली नौकरानी, प्रदीप का बॉडीगार्ड परवेज, विभूति रंजन उनके घर के नौकर, यहां तक कि प्रेरणा की सहेलियां और अध्यापक भी। नयामा, जो भारतीय मूल की नहीं थी बल्कि एक चीनी महिला थी। विलोब्रुक स्कूल की फ्रेंचाइज भी हमारा ही आदमी था, उसका मालिक देवजीत का दोस्त। दरअसल देवजीत के इशारे पर ही स्कूल खोला गया था। अपर्णा से लेकर नयामा तक सबको हमने अपने कहे अनुसार जगह दी, और इस तरह हमने एक ऐसी कहानी बुनी जो बाहर से साधारण लगती थी, पर असल में हर धागा हमारे बदले की बुनावट से जुड़ा था। रुद्रनाथ जी, क्या आपको याद है लगभग 9 साल पहले जब मैं अमृतसर में आपसे पहली बार मिला था? तब आपने ही मुझे बताया था कि आपकी एक टीम है जिसके कप्तान आपके चाचा भैरवनाथ मुखर्जी हैं। आप और माधव उनके आदेश पर काम करने वाले सिपाही हैं। आपका काम होता है कभी किसी की जासूसी करना, कभी किसी हत्या की गुत्थी सुलझाना, तो कभी किसी सरकारी मिशन का हिस्सा बन जाना। मैं उस समय आपकी बातों से गहराई से प्रभावित हुआ था, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही किसी की तलाश थी जो प्रदीप तिवारी के अपराधों की जांच कर सके और उन पीड़ितों तक पहुंचे जो उससे बदला लेना चाहते थे। और सच कहूं तो जैसा आपने वादा किया था वैसा ही परिणाम भी मुझे मिला। अमृतसर से लौटकर मैंने आपके चाचा भैरवनाथ मुखर्जी, जिन्हें आप सब प्यार से उमा कहते थे, शंकर चाचा कहते हैं, उनसे संपर्क किया। जैसे आपके उमा चाचा अपनी असली पहचान किसी के सामने उजागर नहीं करते, वैसे ही मैंने भी अपने को एक नए नाम से प्रस्तुत किया। शायद आपको याद हो रुद्रनाथ जी, लगभग 6 साल पहले जब भैरवनाथ जी ने आपको और माधव को प्रदीप तिवारी की पूरी कुंडली निकालने का काम सौंपा था, आपने उस मिशन को बखूबी निभाया। आपकी उसी खोजबीन से मुझे इस कहानी के सारे पात्र मिले, चाहे वो न्योमा हो या नेपाली ड्राइवर विभूति रंजन या फिर इस कथा की मुख्य पात्र करुणा लकड़ा। तो अब असली कहानी शुरू करता हूं। जटाशंकर साहब, आप भी इस कहानी के एक मोहरे हैं। हमने आपको भी चुन लिया था बिना आपको इसकी भनक लगे, और देखते देखते आप इस कहानी का हिस्सा बन गए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के दोषियों की। जैसा कि जटाशंकर साहब, आपने जाना कि इस पूरी कथा के 2 मुख्य अपराधी हैं, या यूं कहें कि थे। पहला दोषी प्रदीप तिवारी और दूसरा दोषी अपर्णा मंडल, जिसे लोग रूपाली पाल के नाम से जानते हैं। प्रदीप तिवारी को मैं पहला और सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। वही था जिसने रूपाली पाल को अपने झूठे प्यार में फंसाया और उसे हर अपराध के लिए उकसाया। शादी के बाद उसे रूपाली को भुलाकर अपने वैवाहिक जीवन में रम जाना चाहिए था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और रूपाली से भी संबंध बनाए रखे। जब इस नाजायज रिश्ते का परिणाम सामने आने वाला था, तब प्रदीप ने रूपाली को समझाया कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो अकेला हो, जिसके माता पिता न हो और जिसके पास पर्याप्त धन हो, ताकि बाद में उसे तलाक देकर भरपूर गुजारा भत्ता वसूला जा सके। रूपाली प्रदीप के बहकावे में आ गई। उसने देवजीत को चुना, अकेला और धनी युवक। शादी की, प्रदीप के इशारे पर सब कुछ किया और फिर तलाक ले लिया। लेकिन प्रदीप, जो कि एक औरतबाज था, अपनी पत्नी रहते हुए भी रूपाली से संबंध बनाए रहा। उसका मन किसी एक से भरने वाला कहां था। उसने तो एक और औरत को अपने घर में कैद कर रखा था, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। हमारा दिवंगत प्रदीप लालची, कपटी और नीच इंसान था। उसने समाज को दिखाने के लिए विमला देवी से शादी की और उनके पिता से भारी भरकम दहेज लिया। फिर हर महीने उनसे यह कहकर धन ऐंठने लगा कि उसे व्यापार करना है। असल में प्रदीप तिवारी एक ड्रग माफिया था। उसकी धन की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई और उसने हर अनैतिक काम करना शुरू कर दिया, जो न केवल एक ब्राह्मण लड़के को बल्कि किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता। शुरू में वह केवल गांजे की तस्करी करता था, लेकिन जब रूपाली के चक्कर में अमृतसर पहुंचा तो उसे कोकीन के धंधे का पता चला।
यह सफेद जहर वह पंजाब से लाकर महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में सप्लाई करने लगा। यह खबर भी मुझे आप ही से मिली थी रुद्रनाथ जी, और आपने ही मुझे प्रदीप के बाकी काले कारनामों की जानकारी दी थी। जटाशंकर साहब, मुझे आदत है कि मैं सबका सम्मान करूं, इसलिए मैं रुद्रनाथ जी की भूमिका का जिक्र करता रहता हूं, वरना उन्हें लगेगा कि मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। खैर, प्रदीप ने अपने जीवन में अनेकों गलतियां की, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने इस सफेद जहर से पूरी नई पीढ़ी को नशे की अंधकारमय गहराइयों में धकेल दिया। उसके इस जहर से न जाने कितने परिवारों ने अपने बेटे बेटियों को खोया। उन्हीं में से एक थी दीपिका तिर्की। दीपिका एक आदिवासी लड़की थी। उसके माता पिता बड़ी कठिनाई से जंगल में 2 वक्त का भोजन जुटाते थे। फिर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और दीपिका को गढ़चिरौली के एक मिशनरी आश्रम में भर्ती करा दिया। वहीं उसकी सहेली बनी करुणा लकड़ा। करुणा की कहानी भी कुछ कम विचित्र नहीं थी। वह एक कुलीन बंगाली परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके पिता की हत्या कर दी गई थी और मां पागल हो गई थी। मिशनरी के फादर ने करुणा को भी अपने संरक्षण में ले लिया। समय के साथ दोनों सहेलियां बड़ी हुईं। दीपिका को नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला और करुणा भी वहीं उसकी साथी बनी। पढ़ाई के दिनों में एक दिन प्रदीप की नजर दीपिका पर पड़ी। उसे पाने के लिए उसने एक घातक खेल खेला। उसने धीरे धीरे दीपिका को कोकीन की लत लगाई। कभी कोल्ड ड्रिंक में, कभी लस्सी में वह जहर घोल देता। दीपिका को आभास तक न हुआ कि उसके रक्त में जहर घुल रहा है। धीरे धीरे दीपिका पूरी तरह नशे की गिरफ्त में आ गई। अब वह बिना कोकीन के रह ही नहीं सकती थी। जब उसे डोज नहीं मिलता तो वह तड़प उठती और प्रदीप उसी तड़प का फायदा उठाता। करुणा ने उसे बहुत समझाया, रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दीपिका प्रदीप के नाजायज रिश्ते का बोझ भी उठाने लगी। उसके गर्भ में प्रदीप का बच्चा पलने लगा और यहीं प्रदीप ने अंतिम दांव खेला। उसने दीपिका को इतनी मात्रा में कोकीन दी कि उसका दिल बैठ गया और उसकी मौत हो गई। करुणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रदीप के पैसों के आगे पुलिस भी झुक गई। कोई कार्रवाई न हुई। इस अन्याय ने करुणा के दिल में बदले की ज्वाला जला दी। 6 साल पहले जब रुद्रनाथ ने मुझे करुणा की दास्तान बताई, तब मैं उससे मिला। मैंने उसे बदले का रास्ता सुझाया। पैसे के बल पर उसका नाम बदलकर कल्पना शिंदे किया। आधार से लेकर सारे कागजात नए बनवाए और उसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPC देने के लिए प्रेरित किया। कल्पना शिंदे ने पहली ही कोशिश में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और स्टेट पुलिस सर्विसेज में चयनित हो गई। वहीं से वह सब इंस्पेक्टर बनी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने सिर्फ 2 साल में ही इंस्पेक्टर पद हासिल कर लिया। अब वह एक एक करके प्रदीप के सभी सहयोगियों को खत्म करने लगी। उसकी कार्रवाई इतनी सटीक और योजनाबद्ध थी कि हर बार निशाना सीधा उसके गुनहगारों पर ही लगता। एक दिन मैंने उसे बैठाकर पूछा, तुम क्या करना चाहती थी जो अब तक नहीं कर पाई? तुम्हारा असली जीवन लक्ष्य यानी एम इन लाइफ क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका का बदला लेने की आग में तुम अपना सपना ही भूल गई? मेरे सवाल पर वह कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरा सपना तो हमेशा से वैज्ञानिक बनने का था। आज भी वही तमन्ना मेरे भीतर जिंदा है। उसकी आंखों में वो अधूरा सपना साफ झलक रहा था। तब मैंने उसे आगे की योजना समझाई। अब आते हैं न्योमा के चयन की बात पर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, न्योमा एक चीनी नागरिक थी, लेकिन उसका असली ठिकाना तिब्बत में था। आप पूछेंगे, मैंने न्योमा को कैसे चुना? तो रुद्रनाथ जी, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, प्रदीप तिवारी ने अपने ड्रग माफिया नेटवर्क को 2 साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ लिया था। उसने चीन से सिंथेटिक कोकीन मंगवाने का रास्ता निकाला था, जो तिब्बत होते हुए भारत में दाखिल होता था। यही वह कड़ी थी जिसने मुझे न्योमा तक पहुंचाया। न्योमा का गांव ताकलाकोट में था। वहीं से निकलकर चीन के रास्ते ताकलाकोट होते हुए नाथुला पास, सिक्किम के जरिए यह रास्ता सिलीगुड़ी से होकर कोलकाता तक पहुंचता है। यह वही मार्ग है जो सदियों से कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापारिक कारवां के लिए इस्तेमाल होता आया है।
हालांकि भारत चीन सीमा विवाद और सुरक्षा कारणों से यहां कड़ी सैन्य निगरानी रहती है, फिर भी यही रास्ता तस्करी, नेटवर्क और ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल किया गया माना जाता है। कारण साफ है, यह ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरता है और कई हिस्से इतने दुर्गम हैं कि उन पर नजर रखना आसान नहीं। पर सच तो यह है कि यह पथ केवल श्रद्धालु यात्रियों के लिए पवित्र आस्था मार्ग के रूप में ही प्रयोग होना चाहिए। यह रास्ता हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती बोन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है। न्योमा के परिवार में कमाने वाले केवल 2 ही लोग थे, उसके पिता और उसका छोटा भाई। घर पर मां और न्योमा बस खाने के लिए आलू, जौ और मूली उगाया करते थे। बाकी जरूरतों के लिए उसके पिता और भाई लोगों का सामान धोते और पहाड़ों के रास्तों से ढोकर पार करवाते थे। लेकिन इसी बीच प्रदीप ने कई छोटे उम्र के बच्चों को, जो उसका सामान ढोते थे, धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में फंसा दिया। वह उन्हें सिंथेटिक ड्रग्स का आदी बनाता और काम खत्म हो जाने पर उन्हें जहर की तरह ओवरडोज देकर मौत की नींद सुला देता। हालांकि न्योमा के पिता और भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ था, पर न्योमा के दिल में भी बदले की आग धधक रही थी और उस आग को शांत करने में हमने ही उसकी मदद की। बाकी सारे किरदार तो पैसों के लिए हमारा काम करते रहे, लेकिन कहानी में एक पुलिस वाले की भी जरूरत थी। इसके लिए हमने फिर से भैरव का सहारा लिया और उनकी सिफारिश पर आपका तबादला नागपुर करवाया। यह सब हमने आपके अतीत के पन्ने पढ़कर ही किया था, इसमें रुद्रनाथ का कोई हाथ नहीं था। हमें मालूम था कि आप हरियाणा के एक होनहार छात्र रहे हैं और अच्छे पहलवान भी, और आपके दिल पर एक झक तब लगा था जब एक खूबसूरत लड़की, जिसे आप जान से भी ज्यादा चाहते थे, ने आपको इस्तेमाल किया और अचानक एक अमीर लड़के से शादी कर ली, आपको बताए बगैर। तभी से आपके दिल में बेवफा औरतों के लिए नफरत की चिंगारी जल उठी थी और इसी चिंगारी का इस्तेमाल हमने किया 2 गुनहगारों को उनकी सजा तक पहुंचाने में। अब सीधे मुद्दे पर आता हूं जटाशंकर साहब। करुणा यानी कल्पना ने 6 महीने पहले ही मेरे कहने पर इस्तीफा दे दिया था। मैंने उसका एडमिशन कनाडा की एक नामी यूनिवर्सिटी में करवा दिया और रहने की व्यवस्था देवजीत के घर पर करवाई। दरअसल देवजीत की बहन ही कल्पना की लोकल गार्जियन बनी। मेरे प्लान के तहत उसी ने पुलिस स्टेशन में कैमरे के पास एक छोटा प्रोजेक्टर लगवाया था, जिससे आप सबने उस आकृति की झलक देखी। असल में जब मैं ग्लासगो में था तो वहां कुछ छात्रों ने एक छोटा सा ड्रोन बनाया था, गौरैया के आकार का, जिसमें कैमरा और नैनो प्रोजेक्टर फिट था। इसी तकनीक का उपयोग करके मैंने उस साहे को आपके सामने लाया। इस तकनीक में गौरैया जैसी दिखने वाली ड्रोन के पंख कृत्रिम होते हैं, उसकी आंखों में कैमरा फिट होता है और चोंच के पीछे नैनो प्रोजेक्टर। ये गौरैया ड्रोन इंटरनेट से एक सिम कार्ड के जरिए जुड़ी रहती है और हीट एनर्जी से चार्ज होती है। एक त्रिआयामी 3D छवि बनाने के लिए 3 गौरैया ड्रोन जरूरी होते हैं, जबकि चौथा निगरानी के लिए। यही कारण था कि मधव को अपर्णा के कमरे में 4 अजीब सी गौरैया दिखी थीं। असलियत में वे गौरैया ड्रोन थीं। न अपर्णा को और न ही उसकी मां को कोई आपत्ति हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि बरसात में गौरैया घर के अंदर आ गई होंगी, जबकि वही 4 ड्रोन अचानक प्रकट होने वाली उस आकृति को प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैंने तकनीक का इस्तेमाल भूत या आत्मा के डर का भ्रम पैदा करने के लिए किया, लेकिन जिस दिन अपर्णा के घर वारदात हुई उस दिन हमारा ही एक आदमी भूत का रूप धरकर अदिति को लेने गया था। दरवाजे पर बिजली का करंट फैलाया गया, जिससे मधव जमीन पर गिर पड़ा और उसी दौरान वह भूतनुमा आदमी बालकनी के रास्ते अदिति को लेकर निकल गया। जहां तक डिलीवरी बॉय की बात है, वह देवजीत नहीं था। वह भी हमारा ही आदमी था, जिसने देवजीत का मुखौटा पहन रखा था। प्रदीप और अपर्णा को हमने भी वैसा ही दर्द दिया जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया था। कभी कभी कानून सबूतों के अभाव में अपराधी को सजा नहीं दे पाता, लेकिन हमारे समाज में अनेक घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां आरोपी खुलेआम घूमते रहे और उनका हौसला और भी बुलंद हो गया। ऐसे अपराधियों को देखकर युवा नागरिक के मन में यही विचार जन्म लेता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु जब कानून असफल हो जाता है तब पीड़ित को ही विकराल रूप धारण करना पड़ता है, और जब जब इस धरती पर पाप बिना सजा के घूमता रहेगा
तब तब कोई न कोई नारायण के रूप में अवतरित होकर उन अपराधियों को दंड देगा, जैसा कि गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है उसे शूलप्रोतम नरक, त्रिशूल यातना में भेजा जाता है। इस नरक में पापी को त्रिशूल पर भेद कर लटकाया जाता है। उसे तीव्र भूख और प्यास से तड़पना पड़ता है और असहनीय शारीरिक वेदनाएं सहनी पड़ती हैं। यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो निर्दोषों की जान लेते हैं या छल और विश्वासघात से उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में नशे का सेवन, शराब, भांग, ड्रग्स आदि भी एक घोर पाप माना गया है। इसके लिए दी गई सजा अत्यंत कठोर है। स्त्रियों को पिघला हुआ लोहा पीने के लिए विवश किया जाता है। पुरुषों को पिघला हुआ अग्नि लावा पिलाया जाता है और यह दंड उनके जीवन में किए गए प्रत्येक नशे के लिए भुगतना पड़ता है। इन भयावह चित्रणों के माध्यम से गरुड़ पुराण यह बताना चाहता है कि हर गंभीर पाप का नैतिक और कर्मफल आधारित परिणाम अवश्य होता है। इसका उद्देश्य मनुष्य को चेतावनी देना है कि वह धर्म मार्ग से विचलित न हो और जानबूझकर ऐसे पापों में न पड़े, क्योंकि ब्रह्मांडीय न्याय से कोई नहीं बच सकता। अपर्णा ने भी कभी सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझा। उसके लिए प्रेम मात्र शरीर का मिलन था, जबकि प्रेम केवल दो जिजीविषाओं का संगम नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, दो अजनबी इंसानों का मिलन है। उसकी सजा यह नहीं थी कि उसे मृत्यु दी जाए, बल्कि यह थी कि उसे जीवित रखा जाए, तब जब उसके पास कहने सुनने वाला अपना कोई न बचे। प्रदीप को वही मृत्यु दी गई जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। उसे जलता हुआ लावा पिलाया गया। जब प्रदीप फैक्ट्री के गोदाम में बैठा था तभी उसके शरीर में हवा के जरिए नाक से कोकीन पहुंचाई गई। अधिक मात्रा में नशा चढ़ जाने के कारण उसका गला सूखने लगा। उसी समय हमने ड्रोन से एक भूत की आकृति दिखलाई। प्रदीप पहले ही नशे की हालत में था और जब उसने वह छवि देखी तो और भी भयभीत हो गया। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में विभूति, जो हमारा आदमी था, ने पहले से ही मोटाटोव रख छोड़ा था, यानी पेट्रोल को कांच की बोतलों में सोडे के साथ भरकर रखा गया था। जैसे ही गाड़ी तेज रफ्तार में बैरिकेड से टकराई, वे शीशियां हिल गईं। सोडे के झाग ने दबाव बनाकर गाड़ी में फैलाव किया और पेट्रोल की उपस्थिति ने हालात और गंभीर कर दिए। उसी झटके में हमारे बनाए हुए सर्किट ने काम किया और एक चिंगारी ही काफी थी पूरी फॉर्च्यूनर को आग के समंदर में झोंकने के लिए। जलते हुए पेट्रोल ने प्रदीप के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और देखते ही देखते उसका अस्तित्व राख में बदल गया। आप सुनकर शायद क्रोध से भर जाएंगे जटाशंकर साहब, पर सच यही है कि कानून लाख कोशिश करता तब भी प्रदीप को उसके गुनाहों की सजा नहीं दिला पाता। और अपर्णा अब हर पल यही सोचती है कि काश उसे मृत्यु मिल जाए, परंतु वह मर नहीं सकती, क्योंकि मरना इतना आसान नहीं। देवजीत और दीपंकर के साथ रहते हुए उसने हमेशा यह नाटक किया कि उसे भूत दिखाई देते हैं और कोई उसे मारने आ रहा है। पर अब सच्चाई यही है कि वास्तव में उसे भूत दिखेंगे और हर क्षण वह मृत्यु की कामना करेगी। इतना कहकर आवाज गूंजी, जाते जाते मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रेरणा और आदित्य की तस्वीरें उभर आईं। दोनों कनाडा के एक बड़े से घर में देवजीत के साथ थीं। बाल कटवा लिए थे, हंस रही थीं, खेल रही थीं और बेहद खुश नजर आ रही थी। वहीं कल्पना शिंदे कनाडा के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तभी दीपंकर की आवाज आई, कानून की नजर में देवजीत और मैं मर चुके लोग हैं, इसलिए हमें कोई सजा नहीं दिला सकता। सजा तो हमें पहले ही मिल चुकी है, अपनी बेटियों को खोने की, जिस स्त्री से प्रेम किया उसी से धोखा पाने की। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल चुकी है। फिर भी अगर जटाशंकर साहब आप चाहें तो हमें ढूंढने आ सकते हैं, पर कहां? वह तो यही हाल है। जाओ वहां, न जाने कहां, लाओ उन्हें, न जाने किन्हें। इतना कहकर प्रोजेक्टर अचानक बंद हो गया। अंदर से खड़खड़ की आवाज आई और एक चिंगारी चमकी। देखते ही देखते प्रोजेक्टर पिघलकर राख हो गया। जटाशंकर दौड़कर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे और तुरंत सीसीटीवी का फुटेज देखने लगे। उसमें वही आदमी दिखाई दिया जिसने पार्सल और नोट रिसेप्शन पर दिया था। फुटेज में दो चेहरे साफ नजर आ रहे थे। दोनों ने कैमरे की ओर देखकर हाथ हिलाया। वे और कोई नहीं बल्कि देवजीत और दीपंकर थे। होटल के रजिस्टर में दर्ज था 2 डोमिनिकन गेस्ट्स की एंट्री।
उनमें से एक का नाम था डोमिंगो कस्टिल्यो और विक्टर रमीरेज। अगर आप देवजीत और अपर्णा जैसे किरदारों के सच को जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि देवजीत का अपर्णा से आखिर क्या रिश्ता था, तो इस कहानी के साथ साथ मेरी दूसरी श्रृंखला प्यार, धोखा, साजिश और रिश्ते को जरूर देखिए। उसमें आपको मिलेगा प्यार, मिलेगा धोखा और साथ ही ऐसी साजिशें भी जो रिश्तों को रौंद डालती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं, बल्कि जिंदगी से जुड़ी हुई एक सच्ची दास्तान है। और हां, मैं अपने तमाम दर्शकों से दिल से एक बात कहना चाहता हूं। आप सब मेरी कहानियां देखते हैं, सुनते हैं, मगर अब भी मेरे कई दोस्त लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।